हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज गुरबानी इजमानी और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि किस तरीके से अर्थ बनी है और विद द टाइम बीइंग कैसे अर्थ के अंदर चेंजेस आया, यानी कि कैसे अर्थ इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है, हमारे सारे चैप्टर्स की तरह हम लोग करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ आप लोग बिल्कुल अच्छे से अपने एग्जाम्स को एस कर सकें। आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न है जो कि सीबीएसई ने दिया है, वो यही है कि आप लोगों के पेपर में 50% एमसीक्यूज एंड 50% सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। तो फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस आप लोगों की एनालिटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड वो अगर आप ये वाली वीडियो देखते हो तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों को वापस एनसीईआरटी पढ़ने की तो नीड नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अभी जाओ, अपनी एनसीईआरटीज को लेकर आओ और शुरू करते हैं हम ये वाला चैप्टर। So guys, let us start with our chapter. Do you remember the nursery rhyme Twinkle Twinkle Little Stars? Of course, आप सबको याद होगी वो पोएम। कितनी बोली है वो बचपन में। Twinkle Twinkle Little Stars, how I wonder what you are. Up above the world so high like a diamond in the sky. है, कितनी गाई है हम लोगों ने वो पोएम। चलो हम इसके आगे पढ़ते हैं। सारी नाइट्स ने हम लोगों को हमेशा से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है बचपन से ही। और आप लोगों के दिमाग में स्टार्स को लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहे होंगे। क्वेश्चंस जैसे कि कितने स्टार्स हैं हमारे स्काई के अंदर, कैसे आए ये स्टार्स एग्जिस्टेंस के अंदर, है ना? क्या कभी मैं स्काई के एंड तक पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ, है ना? बहुत सारे और क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आए होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा ये ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। एंड इवेंचुअली हम लोग एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में भी पढ़ लेंगे। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है, ओरिजिन इस किस तरीके से एक चीज एग्जिस्टेंस में आती है। एंड एवोल्यूशन का मतलब होता है विद इन टाइम बीइंग कोई चीज किस तरीके से डेवलप होती है, अच्छी होती है या चेंज होती है। तो आई होप कि अब आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर के दो कीवर्ड्स एवोल्यूशन एंड ओरिजिन अच्छे से क्लियर हो। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ली थ्योरीज। ओरिजिन ऑफ अर्थ के ऊपर बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए हुए हैं। हाइपोथेसिस वो होते हैं जिन चीजों का कोई, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बहुत सारे हाइपोथेसिस डिफरेंट फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने दिए हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। एक ऐसा ही बहुत ज्यादा पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है, एक अर्लियर और पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। मैथमेटिशियन लेपेस ने इसको रिवाइज कर दिया था 1796 में और इसको कहा जाता है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहता है कि जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो बने हैं एक क्लाउड से जो कि रिलेटेड है विद द यूथफुल सन, जो कि स्लोली 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 रोटेट कर रहा है। 1950 में ऑटो स्किम्ड, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उन्होंने रशिया, जो कि रशिया में रहते हैं, और कार्ल वेस्कर जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को और उसके अंदर थोड़े डिफरेंट डिटेल्स डाल। उन्होंने कंसिडर किया जो सन है वो सोलर नेबुला से सराउंडेड है और उसके अंदर जो ये नेबुला है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसको हमने टर्म किया एज डस्ट। जो फ्रिक्शन है और जो कोलिजन है पार्टिकल्स का, उन्होंने मिलाकर एक डिस्क शेप क्लाउड बनाए और जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हुए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, यानी कि साथ साथ फॉर्म हुए। हाउएवर, जो बाद के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट अर्थ और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वो है बिग बैंग थ्योरी। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस।
एडविन हबल ने 1920 में एक एविडेंस दिया था कि यूनिवर्स जो है वो आज तक एक्सपैंड हो रहा है। जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसको फाइंड आउट करने के लिए। एक बलून लो और उसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स बना दो जिसको आप लोगों ने गैलेक्सीज से टर्म करा। उस बलून को इन्फ्लेट करो। अब क्या होगा? अब आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। बट अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपके पॉइंट्स हैं उनका साइज भी एक्सपैंड हो जाएगा। अब ये जो थ्योरी है ये पार्शियली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये बात तो सही है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से मूव हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बट गैलेक्सीज एक्सपैंड हो रही हैं, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं गैलेक्सीज जस्ट मूव फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट गैलेक्सीज डोंट एक्सपैंड ऑन देयर ओन। तो ये वाली जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये सिर्फ पार्शियली करेक्ट। हाउएवर, मैंने आप लोगों को ये वाला पूरा पार्ट समझा दिए। Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observation do not support the expansion of galaxies. So the balloon example is only partially correct. जो बिग बैंग थ्योरी है वो बहुत सारी स्टेजेस कंसिडर करती है डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो मैं आपको इसको पॉइंटर्स में समझाती हूँ। सबसे पहले, इन द बिगनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर एटम। आज जितनी भी चीजें हमारी यूनिवर्स में है, एक टाइम ऐसा था जब वो एक टाइनी बॉल के अंदर बंद थी, जिसको हम लोग कह रहे हैं सिंगल एटम। विद विद एन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नो यहाँ से पढ़ना है हमें। With an unimaginable small volume, infinite temperature and infinite density। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो बॉल है, टाइनी बॉल है, इसके अंदर अनइमेजिनेबल वॉल्यूम था, इन्फिनिट टेम्परेचर था, पता नहीं कितना ज्यादा टेम्परेचर था, और इन्फिनिट डेंसिटी थी। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। बिग बैंग ये कहता है कि जो टाइनी बॉल है ये अब एक्सप्लोड हो जाती है बहुत ज्यादा वायलेंटली। दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। इससे क्या होता है? एक बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होती है। इट इज नाउ जनरली एक्सपेक्टेड दैट इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना कि आज ये माना जाता है, जनरली एक्सेप्टेड है, कि बिग बैंग का जो इवेंट है ये 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। अब आपने अभी पढ़ा गैलेक्सीज जो है वो आज तक एक दूसरे से दूर जा रही है। यही एक क्लियर एविडेंस है कि हम कहते हैं कि जो एक्सपेंशन है ये आज तक भी कंटिन्यू हो रही है। As it grew, some energy was converted into matter। जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा ये बिग बैंग थ्योरी होता है, कुछ जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आफ्टर द बैंग। ये हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा रैपिड तरीके से एक्सपेंशन हुआ था कुछ सेकंड्स बाद ही बिग बैंग थ्योरी, जब बिग बैंग हुआ था उसके बाद। देयर आफ्टर एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन। उस टाइम पर तो जितनी तेजी से होना था एक्सपेंशन हो गया, बट उसके बाद से जो हमारी एक्सपेंशन की पेस है वो थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। 3 मिनट के बाद ही बिग बैंग के पहला एटम फॉर्म हो गया था। Within 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin। 300,000 ईयर्स के बाद या फिर 3 लाख ईयर्स के बाद जो बिग बैंग के होने के बाद जो टेम्परेचर था वो 4500 केल्विन तक पहुंच गया था, और इससे एटॉमिक मैटर को राइज मिला। अब जो यूनिवर्स है हमारा वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स का, इसका मतलब यही है, इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। An alternative to this Hawley's concept of steady state, it is considered that universe to be roughly the same at any point of time। ये जो यहाँ पे हमें बताया गया कि कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा है जहाँ पे यूनिवर्स जो है वो सेम भी हो सकता है। However, with the greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors the argument of expanding universe। अब हमारे जो आज के प्रेजेंट साइंटिस्ट है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो यही कह रही है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होता है। हम ये वाली थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यूनिवर्स एक स्टेडी चीज है।
और जो यूनिवर्स है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम भी हो सकता है या आज तक वो सेम ही था। हम यही मानते हैं कि यूनिवर्स जो है हमारा एक्सपैंड ही होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और होता जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, द स्टार फॉर्मेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैटर एनर्जी का, वो इतना ज्यादा इवन नहीं था अर्ली यूनिवर्स में। These initial density differences gave rise to differences in gravitational forces and caused the matter to get drawn together. ये जो डेंसिटी के डिफरेंसेस हैं, इन्होंने डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस को राइज किया, जिससे हमारे जो मैटर्स थे वो अब एक साथ आने लग गए थे। These form the basis for the development of galaxies. जब मैटर्स साथ साथ आए, कुछ मैटर्स इधर साथ आ गए, कुछ मैटर्स इधर साथ आ गए, तो ये और ये क्या बन गई, गैलेक्सीज बन गई। अ गैलेक्सी कंटेन्स अ नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स हैं। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, मेरे बताने से पहले पहले कमेंट में डाल देना, ठीक है। गैलेक्सीज जो हैं उसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। गैलेक्सीज बहुत वाइड डिस्टेंस में फैली हुई होती हैं, बहुत वास्ट डिस्टेंस में फैली हुई होती हैं, जिनको हम लोग लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, जो डायमीटर है एक इंडिविजुअल गैलेक्सी का, वो रेंज करता है फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स, यानी कि 150,000 लाइट ईयर्स में। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large clouds called nebula. जो गैलेक्सी है वो कैसे बनी, वो बनी जब लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लाउड साथ में आ गए और उन्होंने लार्ज क्लाउड्स बनाए, जिसको कहा जाता है नेबुला। इज इट सिंपल? इवेंचुअली जो ये ग्रोइंग नेबुला है, इसने लम्प्स ऑफ गैसेस, क्लम्प्स ऑफ गैसेस बनाए, और ये जो क्लम्प्स हैं ये डेंसर गैसियस बॉडीज में कन्वर्ट हुई, जिनसे हमारे स्टार्स आ गए। हम मानते हैं कि जो हमारी फॉर्मेशन है स्टार्स की, वो आज से लगभग 5.5 या फिर 6 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुई होंगी। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये लाइट ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मैं आप लोगों को ये लाइट ईयर वाला कॉन्सेप्ट समझा देती। लाइट ईयर होता है मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। जो लाइट ईयर है ये टाइम का मेजरमेंट नहीं है, ये हमारा डिस्टेंस का मेजरमेंट है। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। अगर हम कंसिडर करें इस चीज को, तो हम कहेंगे कि जो लाइट है ना, जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी एक ईयर में, उसको हम लोग कहेंगे 1 लाइट ईयर। यानी कि लाइट जितना डिस्टेंस 1 ईयर में कवर करेगी, उसको कहा जाएगा 1 लाइट ईयर। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है, 9.461 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है, मतलब बहुत ज्यादा है। मैं अगर आपको ये लिख के देने लगूं तो 9,461 0,000,000,000 किलोमीटर, इतना है। देख रहे हो आप लोग? चलो, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज दिस। ठीक है, and in the terms of light years it is 8.311 minutes. I hope I am very clear with this point of light year. मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं आप लोगों को समझा दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को ये पर्सनली कमेंट, उसके अंदर आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी और आप लोग अच्छे से समझ पाए। चलो, अब मैं आप लोगों को अब तक का समझा देती हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरीके से अर्थ के लिए जो थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं, जो कि हमारे अर्लियर फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट ने दिए हैं, उसके बारे में, जिसके अंदर हमने नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा।
उसके बाद हम लोगों ने आपका बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आज तक हम बिग बैंग थ्योरी को ही कंसिडर कर रहे हैं एज अ करेक्ट थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा किस तरीके से हमारी गैलेक्सीज बनी है, किस तरीके से हमारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई है, एंड अल्टीमेटली इवेंचुअली किस तरीके से हमारे स्टार्स फॉर्म हैं, जो कि आज से लगभग 5 to 6 बिलियन ईयर्स वो पहले फॉर्म हुए थे। अब आप लोग 5 मिनट्स का रेस्ट ले सकते हैं ताकि हम लोग नया टॉपिक शुरू कर सके, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। जो फॉलोइंग है ये कंसिडर होते हैं एज अ डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये स्टेजेस है एज अ डेवलप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड नंबर ऑफ गैसेस विद नेबुला, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विद इन द लम्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क और गैस एंड dust develops अराउंड द गैस कोर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन लम्प्स के बीच में उन्होंने क्या करा, उन्होंने फॉर्मेशन करी एक गैस और एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क की, जो कि बनी है इसी गैस से और डस्ट से, जो कि बन जाती है, मतलब एक बहुत बड़ा सा गैस का गोला सा बन जाता है, गैस का कोर बन जाता है। उसकी नेक्स्ट स्टेज में ये जो गैस के क्लाउड्स है ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जमना शुरू हो जाते हैं। द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्ड इनटू द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। जो इस कोर के आसपास का मैटर है ये कंडेंस हो जाता है इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन के प्रोसेस से डेवलप हो जाते हैं, किसमें, प्लैनेटिज्मल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्ज बॉडीज जो है वो कोलिशन से बनना शुरू हो जाती हैं और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो कॉज करता है कि ये मटेरियल जो है ये सारे के सारे साथ में स्टिक रहें टुगेदर। प्लैनेटिज्म्स जो हैं वो कोई ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज हैं ये प्लैनेटिज्म्स। फाइनल स्टेज में ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ये जो प्लैनेटिज्मल्स हैं ये साथ में आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे फ्यू लार्ज बॉडीज बन जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैनेट्स। इस तरीके से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो बनते। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। स्टार्स जो होते हैं वो तो आपको पता है क्या है, स्टार्स हैं आपका लम्प्स ऑफ गैसेस। ये जो गैसेस हैं ये ही और गैसेस रिलीज करती हैं जो कि साथ में इकट्ठी होती हैं। जब ये गैसेस साथ में इकट्ठी होती हैं तो ये डस्ट और गैसेस का एक गोला सा बन जाता है। इसके आसपास का मैटर होता है, अब वो इंक्लूडिंग दिस गैस का गोला जो है कंडेंस होता है और बनाता है प्लैनेटिज्म्स। प्लैनेटिज्म्स जो होते हैं ये कुछ बहुत छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी बॉडीज नहीं है, छोटी छोटी बॉडीज है और बहुत ज़्यादा है नंबर में। उसके बाद ये जो प्लैनेटिज्म्स हैं ये एक साथ आते हैं। जब ये एक साथ आते हैं तो ये कुछ फ्यू बॉडीज बनाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्लैनेट्स। आई होप आई एम क्लियर विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। सो हमने कुछ मतलब 2 या 3 मिनट में इसको कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग वापस एक बार ये सुन सकते हो, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। आप लोगों को पता है कि जो प्लैनेट अर्थ है वो इनिशियली एक बैरन रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट था, जिसके अंदर बहुत थिन एटमॉस्फेयर था, जो कि बना हुआ था सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से। ये आज से बहुत पुरानी इमेज है हमारी अर्थ की। कुछ तो इवेंट्स ऐसे हुए होंगे कि ये जो रॉकी बैरन हॉट अर्थ है ये एक ब्यूटीफुल प्लैनेट बन गया, जिसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर है, जिससे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इस सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ये पीरियड क्या था जब अर्थ जो थी ये इवॉल्व हो जाती है। बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एंड प्रेजेंट हमारी अर्थ की एवोल्यूशन होती है, ठीक है। यानी कि आज से 4600 मिलियन ईयर्स अगो से हमारी अर्थ की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई, आज तक हमारी अर्थ इवॉल्व हो रही है। द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, हमारी अर्थ में एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट एंड पर हमारा एटमॉस्फेयर है, सेंटर ऑफ द अर्थ तक ये मटेरियल जो है ये एग्जिस्ट करता है, बट इट इज नॉट वेरी यूनिफॉर्म। जो एटमॉस्फेरिक मैटर है
उसकी लीस्ट डेंसिटी है हमारी अर्थ पे। फ्रॉम द सरफेस टू द डीपर डेप्थ्स द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट zones and each of these contains material with different characteristics। हमारे अर्थ के सेंटर से लेके इन द इनर डेप्थ्स हमारे अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं और डिफरेंट जोन्स हैं। ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इन लोगों के अपने इन लेयर्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब सबसे पहले ये जो लेयर्स हैं ये किस तरीके से इवॉल्व हुई होंगी। अपने दिमाग में ये क्वेश्चन अच्छे से इसके ऊपर सोचो, अपने फ्रेंड से इसके बारे में डिस्कस करो, ठीक है। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लिथोस। जो अर्थ है वो बहुत वॉलेटाइल स्टेट में थी अपनी प्रीमोर्डियल स्टेज में। ड्यूरिंग द ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज्ड। जैसे जैसे अर्थ के ऊपर डेंसिटी इंक्रीज होती है अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। As the result, the material inside start getting separating depending upon their densities। अब क्या होता है, डेंसिटीज के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ के अंदर का मटेरियल है वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू हो जाता है। इससे ये होता है कि जो हेवियर मटेरियल है जैसे कि आयरन वो अर्थ के सेंटर में जाके सिंक हो जाता है ना, और जो लाइटर वंस है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये लेयर्स कैसे फॉर्म हो रही है। With the passage of time, it cooled further and solidified and condensed into the small size. This later led to the development of outer surface in the form of crust। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये सब कुछ कंडेंस हो जाता है, ये सब कुछ जम जाता है ना, कूल हो जाता है। अब हमारी अर्थ की यही नीचे का स्ट्रक्चर हो जाता है और जो यही डेवलपमेंट है जिससे हमारा आउटर सरफेस जो है क्रस्ट फॉर्म होता है। During the formation of moon, due to the giant impact, the earth was further heated। जब मून का फॉर्मेशन होता है जायंट इम्पैक्ट के टाइम पे तब हमारा अर्थ जो है वो और ज्यादा हीटर हो जाता है। It is through the process of differentiation that the earth forming materials got separated into different layers। अब वो जो डिफरेंट लेयर्स में अर्थ के मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया गया है, इस मेथड को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ये आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, कहाँ पर थे हम? स्टार्टिंग फ्रॉम द surface of the central part we have layers like crust, mantle, outer core, inner core। हमारे सेंटर से लेके हमारे पास ये लेयर्स हैं क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, क्रस्ट से कोर तक जो डेंसिटी है मटेरियल्स की वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जो हेवीनेस है हमारे प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हो रही है। क्रस्ट से लेके कोर तक हमारे जो मतलब वेट है, डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जो मैंने आपको बताया था ना, जो हेवी डेंसिटी की चीजें थी वो नीचे सिंक हो जाती हैं और जो लोअर डेंसिटी की चीजें थी वो ऊपर फ्लोट करती है, इस तरीके से वो ऊपर जाके सेटल होंगी। वी शैल डिस्कस, अच्छा हाँ, हम अब ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो भी है ये सब कुछ। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। आई थिंक मेरे को थोड़ा छोटा कर देना चाहिए या बड़ा कर देना चाहिए, मैं इसको सेट कर देती हूँ। दिस इज परफेक्ट। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अभी हमारा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर किस तरीके से आया, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। The present composition of Earth's atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen। आज के टाइम पे हमारी अर्थ का जो ये एटमॉस्फेयर है हमें पता है कि ये किससे बना हुआ है, मोस्टली नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है हमारी अर्थ पे और सेकेंड ऑक्सीजन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गेस कर रही हूँ, हमारी अर्थ पे कुल मिलाकर आई गेस 70 कुछ % नाइट्रोजन है एंड 23% या पता नहीं 21% ऑक्सीजन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अगर जैसे आप लोगों को इसके कॉम्पोजिशन के बारे में पता हो तो आप कमेंट कर दो। मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली यही कुछ है। ओके,
हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिशंस के बारे में, चैप्टर 8 के बारे चैप्टर 8 में। मैं थोड़ा इसको लेके थोड़ी डाउटफुल हूँ, है तो ही 70 कुछ परसेंट एंड 21 या 23 में से आई एम लिटिल डाउटफुल। तो यही है, आप मेरे को बताओ कमेंट करके कि क्या है इसके आंसर, ठीक है। चलो, द 3 स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, 3 स्टेजेस हैं हमारे एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो पहली स्टेज है यहाँ पे लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि वो जो पहले का एटमॉस्फेयर था जो सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम से बना था, वो अब खत्म हो जाता है। इन द सेकेंड स्टेज जो हॉट इंटीरियर है हमारी अर्थ का, वो कंट्रीब्यूट करता है टू द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। इजी था ये समझना। फाइनली जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर की, वो मॉडिफाई करी बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो उससे हमारी जो अर्थ की कॉम्पोजिशन होती है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। चलो बताती हूँ मैं कैसे। द अर्ली एटमॉस्फेयर जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, वो खत्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि उस टाइम पर चलती थी सोलर विंड्स। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जहाँ जहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, हर जगह सोलर विंड चली और ये जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन हीलियम का, ये खत्म हो जाता है। विच वॉज सपोज टू लॉस्ट देयर प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर इन जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसे? मैंने आपको बताया सोलर विंड्स के इम्पैक्ट से। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, गैसेस and water vapor were released from the interior solid earth। ये जब कूलिंग हुई अर्थ की, गैसेस और वाटर वेपर रिलीज हुए थे फ्रॉम द सॉलिड इंटीरियर ऑफ द, ठीक है। दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। इसी से हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो है वो इवॉल्व होने लगा। जो अर्ली एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, मीथेन था, अमोनिया था और बहुत ज्यादा कम मात्रा में ऑक्सीजन थी। जो द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डी गैसिंग। जो प्रोसेस था जिससे हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से गैसेस बाहर आई थी, इसको कहा जाता था डी गैस से। Continuous volcanic eruptions contributed to water vapor and gases in the atmosphere। उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होती थी जिससे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस रिलीज हुई। जैसे अर्थ कूल होती थी, वाटर वेपर रिलीज हो जाता था और कंडेंस होना शुरू हो जाता था। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी एटमॉस्फेयर की, वो डिसॉल्व हो गई जब रेन आई, रेन वाटर आया। और जब रेन वाटर हमारी अर्थ के ऊपर आया, जब रेन आई, तो आगे डिक्रीज हो गया हमारा टेम्परेचर, जिसने और ज्यादा कंडेंसेशन करी और ज्यादा रेन करी। कंडेंसेशन किसकी करी? वाटर वेपर की करी। जो रेन वाटर हमारी अर्थ के ऊपर फॉल होता था और वो कहाँ जाके इकट्ठा हुआ? इन द डिप्रेशन ऑफ अर्थ। यानी कि जैसे सपोज हमारी अर्थ है, ये लैंड है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे करके, फिर यहाँ पे ज्यादा बड़ा गड्ढा है, इनमें जा जाके वाटर इकट्ठा हुआ। इवेंचुअली बहुत सालों में हमारा क्या बनने लग गया? ओशंस बनने लगे, है ना। जहाँ जहाँ पे भी डेप्थ्स थी, उन जगहों पे हमारी रेन गिरती गई और इवेंचुअली वहां पे हमारे ओशंस बन गए, गिव राइज टू द ओशंस। हम कह सकते हैं कि जो हमारे अर्थ के ओशंस हैं वो बने थे 500 मिलियन ईयर्स में ही बन गए थे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बाद। जो हमारी अर्थ फॉर्म हुई उसके 500 मिलियन ईयर्स में ही हमारे ओशंस एग्जिस्टेंस में आ गए थे। ये हमें बताते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे ओशंस हैं ये आज से 4000 मिलियन ईयर्स अगो पहले है। मतलब हम कह सकते हैं ये जो हमारे ओशंस हैं ये 4 लाख मिलियन पुराने, 4000 मिलियन, 4000 मिलियन ईयर्स पुराने, ठीक है। समटाइम्स हम कह सकते हैं, हमारे को ये डेटा दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी ने, हमें इसी को फॉलो करना है कि जो हमारी अर्थ है ये हमारी इवॉल्व हुई थी कुछ 3800, मतलब हमारी जो लाइफ है ये इवॉल्व हुई थी कुछ 3800 मिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है। हाउएवर
जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कुल 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स को पहले शुरू हो गया था, इवॉल्व हो गया था। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशंस फॉर लॉन्ग टाइम। अब आप लोग कहोगे लाइफ पहले शुरू हो गई, फोटोसिंथेसिस बाद में ऑक्सीजन। अरे जो हमारी लाइफ है वो पहले के टाइम पे सिर्फ ओशंस तक ही सीमित थी। ओशंस बिगेन टू हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओशंस के अंदर ऑलरेडी क्योंकि लाइफ थी तो वहां पे कुछ मात्रा में फोटोसिंथेसिस हो रहा था। Eventually, oceans were saturated with oxygen, and 2000 million years ago, oxygen began to flood the atmosphere. हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो थी वो ओशंस के अंदर तो थी ही, बट 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले, आज से 2000 मिलियन अगो पहले, अब जो ऑक्सीजन है वो ओशन से भी बाहर आके एटमॉस्फेयर के अंदर फैलने लग गई। ठीक है, चलो अब ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जल्दी से मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। जो लास्ट फेज है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में, हम लोगों के बारे में, इंसान कैसे आया, मेन टॉपिक। It is undoubtedly clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. हम कह रहे हैं कि इनिशियली जो अर्थ है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये दोनों ही लाइफ को सपोर्ट करने के लिए तो सही नहीं थे। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं, modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction which first generated complex organic molecules and then assembled them. साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये एक तरह की का केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आए हैं साथ में और असेंबल हुए हैं। ये जो असेंबलेंस है ये कुछ ऐसे हैं कि ये अपने आप को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, अपने जैसे और को ला सकते हैं, कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस। और इनएनिमेट मैटर ना जो कि लाइफ नहीं है, लिविंग नहीं है, उनको लिविंग सब्सटेंस में क्रिएट कर सकते हैं। कुछ है, अब समझना है हमें ये। वेल कोई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है बट ठीक है, हमें ये समझना ये बुक के अकॉर्डिंग फैक्चुअल है, हमारी इंडियन माइथोलॉजी नहीं है। यहाँ पे तो साइंटिस्ट की लैंग्वेज ही चलती है, तो जब वो हमें ये कह रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। अब लाइफ कौन कौन से पीरियड में किस तरीके से थी ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें मिली है रॉक्स और फॉसिल्स के थ्रू हमें पता चलता है। The microscopic structures closely related to the present form of blue algae have been found in geological formations much older than some 3000 million years ago. जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है जिनको आज हम कहते हैं मतलब दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ब्लू एल्गे, वो हमें मिल गई थी 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले। हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो आ गई थी हमारी अर्थ पे आज से 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, आज से 3800 मिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ पे लाइफ आ गई थी। जो समरी है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू मॉडर्न मैन, ये हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 18 पर है। अब जब हम वो वाले चैप्टर्स पे बढ़ेंगे, इन पेजेस पे भी हम लोग पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। इस चैप्टर के लिए हमें इतना ही समझना इम्पोर्टेंट है। ये है आप लोगों की एक्सरसाइजेस, ये मैंने सॉल्व कर दी थी आप लोगों के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है सबसे पहले कि which one of the following figures represent the age of the earth, तो कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है 13.7 बिलियन ईयर्स को। ठीक है, उसके बाद ये वाला मैंने आप लोगों के लिए फिल नहीं करा, चलो अब नहीं करा तो आप लोगों के लिए चांस है, ये वाला अब आप लोग खुद आंसर करके दोगे मुझे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ये वाला आप मुझे खुद आंसर करके दोगे। थर्ड, लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। आप लोगों के कमेंट्स आने के बाद इसका आंसर मैं पिन करके रखूंगी कमेंट, तो आप लोगों को
आंसर पता चल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। बट ये अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट है कि आप लोगों को ये आंसर करना है, और ये आंसर इन 30 वर्ड्स वाले सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इस वीडियो के खत्म होते ही अपनी एनसीईआरटी बुक में से सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ। डिफरेंशिएशन है कि द प्रोसेस जिससे कि हमारे जो मैटर है हमारी अर्थ का, वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंटली प्लेस हो गया था। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में अब आपने लिखना है अपनी नोटबुक्स के अंदर। वॉट वॉज द नेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस इनिशियली, आप लोगों को पता है बैरन रॉकी लैंड था, उसको आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करना है इन 30 वर्ड्स। और कौन कौन सी गैसेस इनिशियली हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में मिली थी, हीलियम एंड हाइड्रोजन मिली थी। आप लोगों ने अच्छे से इन प्रॉपर लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख लेना है, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोगों को ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आई है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करो। अपने सारे के सारे कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स कमेंट्स में डाल सकते हो आप लोग, मैं उनको अपने आप आंसर करूँगी, या तो मैं आप लोगों को पर्सनली वो कमेंट करके आंसर कर दूँगी, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आंसर कर दूँगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।